अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध जो है वो कहाँ से था? अगर आप देखेंगे तो स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध जो है वो बिहार के किसान आंदोलनों से था, जैसा कि हमने ऊपर कहा है। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का जो वास्तविक लक्ष्य था, वो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। किसानों के प्रति उनका समर्पित सेवाओं के कारण ही इन्हें किसान प्राण भी जो है वो कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद जी को। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका विस्तृत हमने ऊपर ही देखा है कि वो बिहार के किसान आंदोलनों से जो है वो संबंधित होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलनों के साथ जुड़े थे? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो इसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें राजेंद्र प्रसाद है जिनका संबंध बिहार से भी है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1940 में जो गठित हुई थी अंतरिम सरकार, उसमें वे खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और संविधान लागू होने के पश्चात ये भारत के पहले जो है वो राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ये जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। इसमें वेलेस्ली जो है वो ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग है, तो हम यहाँ पे वेस्टिंग ही डालेंगे। वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठाओं के साथ युद्ध व अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से यह किया था। इस समय जो है वो कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर जो है वो मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ इनका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो, ताकि अपनी सीमाएं भी जो है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर आपके अपने पड़ोसी राज्य जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भी सीमा पर कुछ न कुछ असुरक्षा है ही। उस समय भय मुक्त अफगानों और मराठों से था। ठीक है, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्यों को इस तर्क या फिर इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल के बॉर्डर से सटा ही था अवध। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अवध के बॉर्डर से सटा था बंगाल। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में बहुत परिवर्तन आते हैं, और वेलेस्ली का उद्देश्य जो है वो भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उनके भारतीयों या फिर कह सकते उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का जो है वो प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां भी जो है वो अपनाते हैं। इनमें से अगर पहली नीति की अगर हम बात करें तो कंपनी को भारतीय रियासतों की समानता के लिए संघर्ष, जो कि 1740 से लेकर के 1765 के मध्य में है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर कह सकते हैं घेरे की नीति। उसके पश्चात है अधीनस्थ पार्थकी की नीति। उसके पश्चात है अधीनस्थ संघ की नीति, और फिर बराबर की संधि की नीति जो 1935 से 47 के मध्य होती है। अब बात है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वितीय शासन प्रणाली को शुरू करने वाले तो रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन समाप्त करने वाले वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तथा कलकत्ता परिषद तथा उनके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने व बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधों को अपने हाल में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों जो उप दीवाने थे, जिसमें मोहम्मद रजा खान थे और साथ ही साथ राजा सिताब राय थे, उनको पदच्युत कर देते हैं, मतलब पद से हटा देते हैं। और द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में से मानी जाती है, कि अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजाम के कार्यों का निष्कासन जो निष्पादन जो है वो नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन वास्तविक कंपनी या फिर शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति जो है वो कंपनी के पास है, तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। अपने प्रबल समिति को लिखता था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड जो हैं
वो इसको स्वीकार करने वाले पहले मराठा शासक होते हैं। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजधानी रीति में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का जो है प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? तो वेलेस्ली करते हैं। उसने सहायक के संधि का आविष्कार नहीं किया है। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सने सने विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि जो है वो 1765 ईस्वी में अवध से की जाती है। जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले अपनी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वे थे आपके हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया को संयुक्त सेना को परास्त कर देता है और बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशीन में शरण लेता है और 11 दिसंबर 1802 को अंग्रेज ने वशीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण का स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ इस संधि को मराठाओं द्वारा अंग्रेज के साथ की गई पहला सहायक संधि की संज्ञा जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया था। तो भारत की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? मतलब साम्राज्य मतलब रानी कब नियुक्त किया गया था? तो वो 1877 ईस्वी में जो है वो किया जाता है। ये आपको 38 बीपीएससी पीडी का ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है वो आपका फिरोज शाह मेहता, केटी टैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ये तीनों मिलकर के करता है और इनका उद्देश्य जो है लोगों के राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो भारत संघ के संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी होते हैं। इसमें 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कौन करते हैं? तो ऊपर ही हमने देखा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थे, तो वो कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो है वो महत्वपूर्ण संस्था के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया जाता है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है उनको भारतीय सिविल सर्विसेज से कब हटाया जाता है? तो 1874 में। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट जो कि बांग्लादेश में पड़ता है असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर होती है। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी उन्हें पद से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे आपके राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख जो है वो लिखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय जो है वो आपको मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो किसने की कब की गई थी? तो 1884 ईस्वी में जो है जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है और ये करते हैं बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि जो है वो पहले जो कांग्रेस अधिवेशन हुई थी उसमें भाग लिए थे। 1885 में इसका जो है एओ ह्यूम द्वारा की जाती है और जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे इनका पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन होता है। पहले ये पूना में होने वाला था लेकिन वहां पे प्लेग नाम की बीमारी फैल जाने के कारण वहां से हट जाती, वहां नहीं होती है। इसमें 72 जो है वो प्रतिनिधि टोटल भाग लेते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी करते हैं और साथ ही साथ महासचिव जो है वो स्वयं एओ ह्यूम जो है वो होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है,
एओ यूम ने करता है और जो अवकाश प्राप्त जो है एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं और पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कहाँ पे होता है तो बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और भारत के पहले अध्यक्षता जो है करने वाले वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना की थी तो किसने किया था, तो अभी हमने बात किया था एओ यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन थे, तो वो एक अंग्रेज अधिकारी थे। वो कहाँ है, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एक असैनिक सेवक थे और ये एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपका मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। ये हमने ऊपर ही देख लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो आपके द्वितीय अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने टोटल जो है वो तीन अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के। पहला जो अधिवेशन है वो आपका 1886 में करते हैं, दूसरा जो है वो 1903 में करते 86 और फिर जो है सो 3 में करते हैं और 1800 माफ कीजिएगा 1893 में करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपको 1906 में करते हैं। ये टोटल जो है वो दादा भाई नौरोजी जी के जो अध्यक्षता की जाती है उनके द्वारा। तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, इसके तहत दादा भाई नौरोजी करते हैं। ये पहले पारसी होते हैं। क्वेश्चन पूछा कि पहले पारसी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो एक पहले पारसी थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इनके अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ और उसके अतिरिक्त जो नौरोजी 1803 में लाहौर की एक अध्यक्षता करते हैं और वर्ष 1906 में कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता भी जो है वो करते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 ईस्वी में जो बेलगांव की अध्यक्षता होती है वहां पे महात्मा गांधी जी करते हैं, जिसमें 29वें ये 39वें वार्षिक अधिवेशन होती है। और इस अधिवेशन के एक प्रस्ताव द्वारा जो है निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौता जो है वो अनुमोदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे जाएगा तो सरोजनी नायडू होगा, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो वो श्रीमती एनी बेसेंट होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भारतीय शब्द यूज किया हुआ है जिस वजह से सरोजनी नायडू हो जाएंगी। प्रख्यात ये कवित्री होती हैं और राष्ट्रवादी नेत्री भी होते हैं। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें जो अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो है वो अध्यक्ष बनती है। और 1924 वाली हमने ऊपर अभी देखा है कि वो जो बेलगाम की होती है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। उसके अगले साल वाले जो है वो सरोजनी नायडू जी हैं वो करते हैं। वे महात्मा गांधी के विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी भी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जो है वो जेल भी जाना पड़ा और 1947 से 49 में उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल भी जो है वो रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो किस स्थान पर होता है, तो बांकीपुर में जो है वो 27वां अधिवेशन होता है। 1912 में ये होता है, बांकीपुर बिहार में संपन्न होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है RN मधोलकर जो है वो करते हैं। और इसी अधिवेशन में AOU को कांग्रेस का पिता भी जो है वो कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के पिता AOU को किस अधिवेशन में कहा गया था, तो 27वां अधिवेशन में कहा गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुई थी, तो बांकीपुर बिहार में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो RN मधोलकर जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध जो है वो किया गया था, तो सर सैयद अहमद जी जो है वो ये बात कहते हैं। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने एक संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा बनाई जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचारों को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इनके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था, तो लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा जो है ये बात कही गई थी।
अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति में सबसे बड़े प्रवक्ता जो थे वो लॉर्ड कर्जन है थे। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक जो है वो बनूं। और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्षता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से भी जो है सो मिलने से इनकार ये कर देते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों से जो है वो उपाधियां प्रदान करना जो है वो प्रारंभ होता है? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही जो है वो प्रारंभ किया जाता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो उसे समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतर नरमपंथी नेता जो है वो कौन थे? तो शहरी क्षेत्रों से जो भी आते थे वो नरमपंथी नेता जो होते हैं। शहर में शिक्षित व्यक्ति थे तो शिक्षित होने के कारण वो नरमपंथ होंगे ही। अभी भी कहा जाता है कि जिस पेड़ में फल होगी वो झुकेगी ही। निम्नलिखित में से कौन उग्र या फिर कह सकते उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उपग्रंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह स्वभाव और मृत्यु न्यायप्रीति में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजना के वाग्दंडों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी भी जो है उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1879 ईस्वी में माफ कीजिएगा 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लेते हैं और 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय बैंक के लिए नियुक्त 12वीं आयोजन आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया और वर्ष 1902 ईस्वी में बॉम्बे संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है वो चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भारत सेवक समाज की स्थापना करते हैं। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना करते हैं जिनका उद्देश्य जो है वो भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने बी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवघर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवा पैदा किए गए और M.C. सीतलराव, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात जो हैं वो सदस्य होते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के ही जो द्वारा है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है ये शब्द वो बोलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया था, मतलब प्रभावहीन जो है वो आया था कब? तो 1906 ईस्वी में। आपको पता है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा और गरम दल का नेतृत्व है प्रमुख कांग्रेस नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, इन्हीं को हम बाल लाल पाल के नाम से जानते हैं। बाल ये रहा, लाल ये रहा और पाल ये रहा। अरविंद घोष ने मिलकर करते हैं और इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जो है वो जाने जाने लगे और वो कब जाने जाने लगते हैं? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर रेंट की हत्या के मामले में जो है अभियुक्त बनाया जाता है और तिलक को दोषी पाया जाता है और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद जो है तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए हम इसको
ऑप्शन हम ई मान लेंगे इसमें। 64 में बीपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? तो अरविंद घोष, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाल लाल पाल के बाद जो यहाँ पे देखिए ये रहा अरविंद घोष, ये तो कौन थे? तो गरम दल के नेता माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभ लाल बाल पाल और साथ ही अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने में भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी गई। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली की वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकंतला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामलों में मुकदमा चला और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा सुनाई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर के सन्यासी बन गए तथा पौंडीचेरी जो है वो चले जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब होती है? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है वो नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। क्योंकि बाल लाल पाल और अरविंद घोष, ये तीन चारों जो हैं वो गरम दलीय थे, बाकी ये सब नरम दलीय के तौर पे आपको जाने जाते हैं। उग्रवाद में 4 प्रमुख स्तंभ थे: लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ने बाल गंगाधर तिलक की इस विचारधारा को अग्रदूत थे और उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की थी और तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब इसलिए कहा गया था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो एक वर्ष में सिर्फ एक बार होती थी और वो भी दिसंबर महीने में होती थी, ज्यादातर दिसंबर महीने में होती थी। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एम.जी. रनाडे जो है समाज सुधारक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं की आंदोलनों की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कौन थी? तो राजा वामदत्त आंदोलन जो है वो आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को आयोजन की प्रमुख पद्धति जो है वो राजा वामदत्त आंदोलन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला है शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय जो है वो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हैं। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत में अभिनव भारत से जो है वो कौन संबंधित है? तो बी.डी. सावरकर जो है वो अभिनव भारत से संबंधित है। इसकी स्थापना 1904 में होता है, नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक बी.डी. सावरकर होते हैं और 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभिनव भारत का पिछला नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं कि मित्र मेला। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है और 30 अप्रैल के दिन होता है। बिहार के अंदर तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंकते हैं, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी जाती है और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा
दे दी जाती है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? द हिंदू, बंगाली, दी महत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र उस समय नहीं थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी महत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगला जो क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। बाकी संध्या, गदर, युगांतर जो है वो क्रांतिकारी से जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक अखबार पत्र निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से ही संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन करें। तो द हिंदू के जो संस्थापक हैं वो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। अगर आप अभी भी द हिंदू अगर पढ़ते हैं, प्रिपरेशन एग्जाम करते हैं तो पढ़ते ही होंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर केसरी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी के संपादक करते हैं। बंगाली की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो बंगाली के करते हैं और हिंदुस्तानी के जो है गंगा प्रसाद शर्मा और सुधारक के संपादक जो है वो आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार से जो है आप याद, अगर इसमें दो तीन भी अगर आपको याद होगा तो आप विकल्प तक जो है पहुंच सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है इसका एक्सप्लेनेशन में कि द हिंदू के जयसूर्य केसर के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो संपादक करते हैं। इसलिए जो है आप इसको याद भी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आगे भी फ्यूचर में आ सकता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो है हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। पिछले वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार तो 2011 में पूछा गया था, दूसरी बार 2019 में पूछा था 65वीं यूपीएससी में। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसे कहा गया? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है वो भारतीय क्रांति के जननी के तौर पे जाना जाता है। इनका जन्म 27 सितंबर 1861 ईस्वी को होता है। उनके माता पिता जो है वो पारसी होते हैं और जो है उनका विवाह जो है रुस्तम के आर कामा से होता है। किनका विवाह होते हैं? तो सोयाबजी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे और उनका विवाह जो है रुस्तम के आर कामा से होता है, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा भी करते हैं। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों द्वारा यूनियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्र आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो एस्टुगार्ट में जो है वो फहराती हैं। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो अभी हमने बात किया था एस्टुगार्ट में। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस के संपादक या फिर संस्थापक जो है वो कौन होते हैं? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है वो होते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस को भी स्थापना करते हैं और यहाँ के एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जनेवा जो है वो चले जाते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन जो है वो शुरू होता है? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंग भंग के बाद जो है वो शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा कर देती है और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो पारित होता है। और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो जाता है।
कभी कभी ये भी क्वेश्चन मिलता है बंगाल विभाजन कब प्रभावी आता है, तो ये भी आप याद रखें 16 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष जो है वो रद्द होता है, तो दिल्ली दरबार में जो है इसका रद्द होता है 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर देते हैं और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को ही भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी करते हैं। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उनकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक लोगों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण वामपंथियों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना। वामपंथियों ने अपना जनता के बीच काम नहीं किया। वामपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियां ने ही उनकी राजनीतिक और व्यावहारिक बना दिया है। वामपंथी और वामपंथियों की सोच और अनुमान पारस्परिक जो है मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण दोनों में ही गलत है। वामपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार वामपंथियों के भव्य या फिर भय के कारण ही उनकी बातचीत कर रही है और वामपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में वामपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था, तो डब्ल्यू हंटर ने जो है इस शब्द कहा था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक जो है वो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद होते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो अभी हमने बात किया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है यह घोषणा की जाती है। बंगाल विभाजन की प्रस्ताव जो है 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है और इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई कुछ स्रोत से 19 जुलाई 1905 में की गई है। इसका उद्देश्य बंगाल विभाजन में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। कर्जन जो है वो बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। कर्जन बाइली की हत्या के कारण जो है वो किसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी, तो मदन लाल धिंगरा जो है उनको मौत की सजा दी जाती है। कर्जन बाइली की हत्या में 1 जुलाई 1909 में लंदन में मदन लाल धिंगरा को गोली मारकर किया गया। जो बाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा जो है वो दी जाती है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आती है, तो ये 1919 में जो है वो आती है और 1909 में मार्ले में जो सुधार आती है। तो तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर बनी और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन जो है वो लागू किया जाता है। न्यू लैंड फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। यह इन लेखों का लेखक जो है वो कौन थे, तो अरविंदो घोष जो है इसके लेखक होते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को जो है काकोरी कांड में यह सुनाई जाती है। काकोरी कांड जो है वो 1925 की एक घटना होती है। अक्टूबर 1924 में सचिन सेना राम प्रसाद चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है
और इस संस्था द्वारा अगस्त 1925 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को जो है लूट लिया जाता है। और यह घटना जो काकोरी कांड नाम से प्रसिद्ध होती है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़िया को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो फरार हो जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक के नेताओं में से एक कौन थे? तो भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल जो है वो इस चीज की रचना करते हैं इस लाइन की। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायद बिस्मिल अजीमाबादी की थी, और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना के 30 किलोमीटर दूर हरबाद विनाहा गांव में पैदा हुए थे, और यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल्ला गफ्फर की पत्रिका शवाह में जो है वो छपी थी। उसके पश्चात प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रचयिता कौन थे? तो अभी हमने बात किया था, तो इसका ऊपर जो है आपका ऊपर में जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस वाले बॉक्स में हमने अभी बात किया था। बिस्मिल जो है वो इस चीज के करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो आपके भगत सिंह जो है वो दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद के प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु इसे बाद में नारे के रूप में प्रयोग करने वाले भगत सिंह जो हैं करते हैं। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित में लाया था, या फिर चर्चित मतलब बनाया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा जो है कब दी गई थी? तो 29 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर शहीद कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर शहीद कांड का निर्णय लिया आया और इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार में संपूर्ण देश जो है वो मृत्यु सदृश उदासी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ही ज्यादा जो है इनका एज होता है, तो 18 का ये क्वेश्चन है। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में होता है और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते के समय भगत सिंह का जन्म जो है 21 वर्ष से थोड़ा सा अधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902 संस्थापक जो है वो ज्ञानेंद्र नाथ बसु होते हैं। ढाका में अक्टूबर 1906 में इसके संस्थापक जो हैं या फिर सर्वाधिक संगठित जो है वो पुलिस बिहारी दास। उसके पश्चात जो है कलकत्ता की बात करें तो मार्च 1902 में और एक 1902 में अलग। मार्च 1902 वाले जो सतीश चंद्र बसु और 1902 वाले जो है प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष होते हैं, और जतेंद्र नाथ बनर्जी बाघा जतीन होते हैं, और फिर इन्हें बाघा जतीन भी कहा जाता है। अगला जो है वो आपको बरेंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार होते। 1902 में सरल घोषणा का अखाड़ा। 1902 में कुछ युवकों द्वारा अंतुमति समिति का गठन। आत्मोन्नति आत्मजोर उन्नति की समिति का गठन। वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, और हेमचंद्र कानूगने कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। 176 की बात करें तो ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सचेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है वो की जाती है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की जाती है। अगला है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी
तो किसने बनाई थी? तो सूर्यसेन जो है वो आपको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो अभी हमने बात किया था सूर्यसेन। अगला है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंदो घोष जो है वो करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष होती है? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। और इसके सदस्य में बात करें तो रामचंद्र बरकतुल्लाह, रास बिहारी घोष, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम विकास कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशी प्रमुख जो है वो इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गदर पार्टी के स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो अभी हमने बात किया था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा जो किसके द्वारा की जाती है? तो श्री राजगोपालाचारी की मान्यता था कि स्वराज जनमान्य हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है वो किसने लिखी थी? तो CR दास जो है इंडिया फॉर इंडियंस की पुस्तक लिखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक CR दास चित्तरंजन दास जो है वो आपके होते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जो है वो अनहैप्पी पुस्तक के लेखक होते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का अर्थात एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों के संपादक होते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी जो है वो किए थे 1906 की। दादा भाई तीन जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसके बारे में हम पहले जो है वो डिस्कस कर लिए और ये पहले पारसी जो है वो होते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं? तो नवाब सलीमुल्लाह खान जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो जो 1906 में मिंटो से जो शिमला में मुसलमान मिले थे उन्होंने क्या जो है विनती की थी या फिर क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग बनाए जाने के लिए वहां पे जो प्रार्थना करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग करते हैं और इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उसने राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी, उनकी जो अधिकार है वो सुरक्षा की जाएगी। निम्न से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो आरंभ करता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो आपको निर्वाचन मंडल की घोषणा करता है अलग। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, M सुब्रमण्यम अय्यर इन सबके होते हैं। TS ऑलकॉट जो है उनके इसमें सहयोग नहीं होता है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रार्थना कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक ने अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ का हुआ था उसमें। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिससे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया और कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल का नाम दिया। अरुणडेल ने लिंग के हर समय कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लोगों की बैठक हुई और जिसमें लगभग 1
हजार प्रतिनिधि भाग लेते हैं और कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई और तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधन किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैटलर विश्वविद्यालय आयोग जो है वो कब नियुक्त करती है? तो 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना इसने जो है स्वशासन के लिए एक ठोस योजना जो है वो रखती है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन जो है वो शुरू होता है? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू होता है। इसका डिस्कशन जो है इस क्वेश्चन का, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमने पिछले ही क्वेश्चन में या पिछले स्लाइड में जो है कर लिए थे, फिर भी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लेते हैं और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाते हैं और उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी समय जो है राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस राष्ट्रव्यापी द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। साथ ही टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया और स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध 4 प्रस्ताव पारित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में C.R. दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को जो है वो पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो है वो कौन होते हैं? तो प्यारे लाल जो है वो उनके सचिव होते हैं। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर जो है वो गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक भी थे और प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण जो है 1917 में ये होता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में लौटते हैं और गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण जिले में 1917 में करते हैं। और चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ भेंट में उनकी चंपारण आने की न्योता देते हैं या फिर आग्रह करते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण किसानों के एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि वह अपनी जमीन में 3/20 मतलब 20 कट्ठा अगर कोई भाग है तो उसमें 3 भाग, तीसरे भाग में जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, जिसे 3 कट्ठा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध के मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अवयवों या फिर कह सकते करों को दर मनवाने के ढंग से बढ़ा दी। किसानों को इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ करते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामदास कॉलेज भावनगर में जो है वो उसमें पढ़ाई करते हैं महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रबंधन में संपन्न होती है और उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्राप्त की थी और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है विधि या फिर लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण जो है उसमें 1917 में ये होता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है वो प्रयोग करते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान जो आकर्षित करते हैं? तो राजकुमार शुक्ल जो एक खुद किसान संप्रदाय से थे। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ महात्मा गांधी जी का ध्यान आकर्षित करता है और शुक्ला ने या शुक्ल एक कास्ट होती है
1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट करते हैं, उन्हें चंपारण के किसानों की शोषण की कहानी सुनाते हैं एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है वो उनको जो है सो इनवाइट किया जाता है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जो है वो देते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित, फिर ये क्वेश्चन रिपीट है तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण से जो है वो प्रारंभ किया गया था। उपर्युक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारतीय गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना थी। 19वीं सदी में आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों में एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नीली खेती करना अनिवार्य होगा, जिसे तीन कट्ठा पद्धति जो है वो कहा जाता है। और इसी में 1917 में चंपारण जाते हैं और गांधी जी से शुरुआत करते हैं, और गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता भी थे, और इसके बाद ये बंद हो जाती है। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में जो है वो करते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जो है उनके राष्ट्रीय नेता होते हैं। किस प्रसिद्ध नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र जो है वो करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ और सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के बीच में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, तथा पावना उपद्रव जो है पावना उपद्रव जो है 1873 में होता है। नील विद्रोह की शुरुआती बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में हुआ। एक नील उत्पादन के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधा लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों ने की खेती करने के लिए मजबूर या फिर मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों के बीच जो है वो नील बागान मालिकों ने दामन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपनी खेती में नील न उगाने का निर्णय लेकर के बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह करता है। 1960 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालवा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक यह सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवियों वर्ग ने अखबारे में अपने लेखकों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही और नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रही आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? किस सत्याग्रह में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाइकॉम सत्याग्रह में जो है वो नहीं लेते हैं। बाइकॉम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन नेतृत्व जो है गांधी जी स्वयं करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज जो हैं वो इनके मित्र होते हैं। चार्ल्स एंड्रयूज, जिसको हम दीनबंधु एंड्रयूज कहते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक होते हैं। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी ने इससे घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी साथ दे रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इसकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ जो है वो लंदन भी गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना ही जो है वो अंत्योदय कार्यक्रम है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। किस समय में गांधी जी जो है वो जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित थे। उसमें उन्होंने कहा था कि अंत्योदय योजना की शुरुआत जो है वो किया जाए। अंत्योदय
योजना के तहत जो है वो अन्न दिया जाता है। अभी भी आप देखेंगे भारत में जो है वो अन्न दिया जा रहा है मंथली तौर पे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 1917-18 में जो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए जो सत्याग्रह थे, उसमें जो है आपके औद्योगिक कर्मी जो है वो भाग लेते हैं। कारण यह था कि चंपारण में सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लेकर के चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक जो है इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात जो है वो मान लेते हैं। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो आपके बजाज करके आप याद कर सकते हैं, जमनालाल बजाज जो है ये होते हैं। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में जो है वो भाग लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलनों में भाग लिया था? तो चंपारण वाले जो है उसमें वो भाग लेते हैं। अगला है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकठिया पद्धति से जो है वो जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन पर 3 हिस्से में की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही तिनकठिया पद्धति के रूप में जाना जाता है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में निजी खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 जो है वो आपको रखा जाता था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन जो है वो संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। जयप्रकाश नारायण जो है वो इससे संबंधित नहीं थे चंपारण आंदोलन से। अगर हम इसे विस्तार पूर्वक देखें तो चंपारण आंदोलन गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? जेबी कृपलानी अभी हमने देखा संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल तो खुद बुलाए थे उनको। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे तो वो तो रहेंगे ही। राम मनोहर लोहिया जो है फिर वो इससे नहीं होते हैं। राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है आपके स्वामी शहजानंद स्वयं करते हैं। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन की अगुवाई तथा कृषि क्षेत्र में समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। और फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने किया था। बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब होती है? तो सन 1920 ईस्वी में होती है। एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय ने राजा लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान समन लाल प्रथम महासचिव चुने जाते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किसने किए थे? तो लाला लाजपत राय जो है वो करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमसे पहले वाले वीडियो क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? पहला भारतीय जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कौन थे? तो एम.एन. राय जो है वो होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कम्युनिस्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में
व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी जो बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम एन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कौन थे? तो एम एन राय। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है वो किया गया था। तो सपनी यूपीएससी का क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों की देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों को देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से ही होना था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार अंग्रेज सरकार जिन्हें चाहो जब चाहो बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? तो गांधीवादी सत्याग्रह तो स्वदेशी आंदोलन रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून के नाम से जो है वो जानते थे और रॉलेट एक्ट के कारण ही जो है वह लाई गई थी। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला सहायक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया और जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराए थे। रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? तो सन 1919 में जो है यह लागू कराई गई थी। जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसमें जो है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो है वो लोग एकत्र हुए थे। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रदेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे वहां की जनता का आक्रोश जो है बढ़ गया था और यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विरोध करने के लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। अगला जो क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो कब त्याग की थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके पश्चात है टैगोर ने कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देता है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपलब्धियों से रहित होकर अपने देशव्यापी के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर किसने हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह जो है उनको ये गोली मार के मार देते हैं, क्योंकि वही डायर होते हैं जो रॉलेट एक्ट में जो है सो गोली चलवा माफ कीजिएगा जालियांवाला बाग कांड में जो है वो गोली चलवाते हैं। उधम सिंह जालियांवाला बाग नरसंहार में बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस्को डायर को लंदन में ही मार देते हैं और इसके बदले में गिरफ्तार करके मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है वो क्या है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी जो है वो 1919 से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला जो क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न से किसने मार डाला? तो उधम सिंह जो है वो उनको मार दिया। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस्को डायर को लंदन में हत्या कर दी। इसके उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड की सजा दे दी गई। इसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी जी द्वारा 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन हुआ, जिसमें अधिकतर 24 नवंबर को
गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन की और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों में स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, यह शहर हुआ था किस शहर में? तो इलाहाबाद में जो है यह हुआ था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छोड़ने या फिर छेड़ने की सलाह दी और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में एक इस सलाह के स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कोलकाता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय जो है वो लिया जाता है। अगला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार ने या फिर सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। इस प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रसारित करता है जो शराब पीते थे। उनका प्रदेश का नाम क्या था? उस प्रदेश का नाम जो बिहार था, क्योंकि बिहार में शराब पीना बंद हो गया था, क्योंकि राज्य जो है वो भारी उसकी पैसे में कमी आ गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों को शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी और बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने शराब के स्वास्थ्य के लिए हितकारक प्रभाव को प्रसारण किया। ऐसे में महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि भी जो है वो शामिल थे। जो उन्होंने कहा कि ये सब शराब पीते थे, इतने महान थे, इसलिए आप लोग भी पियो और महान बनो। अभी भी बिहार में शराब बंद है, तो फिर ये जो है जारी करना चाहिए ताकि बिहार के लोग फिर जो शराब पिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है वो क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, जिस वजह से वो उन्होंने इसमें सहयोग किया। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। दिल्ली 24 नवंबर 1919 में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई और दिसंबर 1919 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जिसका खिलाफत आंदोलन को और अत्यधिक बढ़ावा मिला और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता की एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा और जो आगे 100 वर्षों तक नहीं प्राप्त हो सकता था। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ करता है? तो ये 1920 में जो है ये प्रारंभ करता है। 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्ति होती है। तो 1919 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के पास हुए और सहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़ते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में? तो ये आपके छपरा में जो है वो सक्रिय रहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस की पूर्ण की थी, बनारस में ही पूर्ण की थी और वह 1912 में साधु बन गए और महात्मा अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वो 6 महीने की जेल हुई और वो असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में छपरा डीसीसी के अध्यक्ष भी जो है वो चुने जाते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलनों को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा घटना के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने भीड़ के ब्रिटिश शासन की पुलिस चौकी को आग लगा देता है, जिसमें 23 पुलिस वाले जल करके मर जाते हैं। इस घटना को निंदा की था और असहयोग आंदोलनों को स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसमें गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दे डाली। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसने परीक्षा में केवल 20 दिन ही शेष बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो आपको ये छोड़ देते हैं। सिताब 11 में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उन्होंने परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे।
उसके पश्चात जो उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लेते हैं। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। केरल प्रांत में मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्तार लगान व बेदखली को लेकर के थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते, जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। किसान आंदोलनों खिलाफत आंदोलनों में भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गया कि खिलाफत आंदोलन एक काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। 1920-1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका जो है वो पता था। यह बात जो है सो कही जाती थी। उसके पश्चात है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और बारदौली के मेड़ता बंधुओं तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी व आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदौली के चलाने का विचार बनाया, लेकिन चौरी चौराई घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश शराबबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि को 1928 के स्थान पर 1922 लिखा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये आपका 1928 होगा, ना कि 1922। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो केरल में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था और यहाँ पर काश्तकार और अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ ही था। अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा कांड के घटना के कारण जो है वो 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड के क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी जो है क्षुब्ध होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 की बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलनों को स्थगित करने का निर्णय लिया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक नियंत्रण पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत की भी सहने को तैयार हूँ।